हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं प्राणियों का वर्गीकरण। चैप्टर 4 जिसका नाम है प्राणी जगत, जिसको एनिमेलिया जगत के जो सदस्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए, सबसे पहला संघ जो है वो है पोरीफेरा, जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर स्पंज होता है, यानी जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में होकर के जल अंदर प्रवेश करते हैं और जल के साथ ही इनके अंदर भोज्य पदार्थ, गैसें आदि प्रवेश करती हैं, क्योंकि इनके शरीर के अंदर एक बड़ी गुहा होती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उस गुहा के अंदर जल की धारा प्रवेश करती है, अर्थात इनके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है और उसी जल की धारा से एक बड़े छिद्र में होकर के वो जल बाहर निकलता है, साथ में उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। इनकी जो देहभित्ति होती है वो कठोर कंटिकाओं के द्वारा बनी हुई होती है, इसलिए इन प्राणियों की मृत्यु के बाद में भी इनका जो कंकाल है वो बना हुआ रहता है और उस कंकाल का उपयोग जो है कई सजावटी सामग्री या वात स्पंज आदि के रूप में किया जाता है। ये इस तरह के प्राणी होते हैं जिनमें शारीरिक संगठन कोश के स्तर का होता है। ये एक प्रकार से असंमित प्राणी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बाद दूसरा जो संघ है जिसका नाम है सीलनटेटा। संघ को फाइलम कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। सीलनटेटा, देखिए सीलनटेटा मतलब सीलिया, इनके अंदर क्या होता है, कंसाविका या स्पर्शक पाए जाते हैं। साथ में देखिए, इनको नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। नाइडेरिया, नाइडेरिया। इसमें आते हैं हाइड्रा जैसे प्राणी। हाइड्रा आपने नाम सुना होगा, इस तरह का प्राणी होता है जिसका शरीर इस तरह से है और यहां ये हाइड्रा है। तो इनकी विशेषता क्या होती है, देखिए इस संघ के जो प्राणी होते हैं, एक तो मुख्य रूप से समुद्रीवासी होते हैं, जलीय आवास। अब इसमें देखिए, कुछ प्राणी तो कैसे होते हैं, समुद्र में रहने वाले, समुद्री जल में, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्वच्छ जल में भी रहते हैं। तो दोनों तरह के प्राणी इस संघ के अंतर्गत आते हैं और ये जो प्राणी होते हैं वो सम्मित प्राणी होते हैं। इनमें जो आर्य सम्मिति यानी आर्य सम्मिति होती है, सम्मिति। आर्य सम्मिति का मतलब होता है केंद्रीय बिंदु से गुजरने वाली किसी भी अक्ष से अगर काटते हैं तो दो समान भागों के अंदर विभाजन हो जाता है। इनमें ऊतक स्तर का संगठन होता है, ऊतक स्तर का संगठन, यानी ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बना लेती हैं और ये अंग नहीं बनते हैं। तो अलग अलग ऊतकों के द्वारा अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे मान लीजिए जनन का कार्य है तो अंतराली ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो ये एक प्रकार से ऊतकीय प्राणी होते हैं। इनकी जो देहभित्ति होती है, यहां पर ये जो देहभित्ति है, इनकी एक विशेष बात है
कि इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिका देह भित्ति पर दंश कोशिकाओं की उपस्थिति। ये जो दंश कोशिकाएं होती हैं इनको नीमेटोब्लास्ट कहते हैं। ये दंश कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं कि अगर कोई भी प्राणी या कोई इनका शिकार इनके संपर्क में आता है तो ये दंश कोशिकाएं जो होती हैं वो दग जाती हैं। दग जाती यानी बंदूक की गोली की तरह इनके से जो भरा हुआ रसायन पदार्थ होता है वो उन दूसरे प्राणी में चला जाता है, ऐसे वो अचेत हो जाता है। डंक की तरह एक तरह से इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इनको शिकार करने में भी सहायता करती हैं और इसके अलावा अपनी सुरक्षा भी करती हैं, क्योंकि पानी में और भी जंतु होते हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे ये दंश कोशिकाएं जो है वो बचाव करती हैं। अब देखिए ये जो दंश कोशिकाएं वो शरीर के सभी भागों पर पर्याप्त संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें ये जो स्पर्शक होते हैं, टेंटिकल स्पर्शक, इन पर इनकी संख्या ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्शक जो होते हैं ये पानी में तैरते रहते हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी चीज जो संपर्क में आती है वो सबसे पहले इन स्पर्शकों के संपर्क में ही आती है। तो ये स्पर्शकों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इनका पाया जाना इन दंशिका कोशिकाओं को नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं। नाइडोब्लास्ट, तो इनका पाया जाना इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नाइडेरिया रखा गया है। ये इस संघ की विशेषता है और किसी संघ के प्राणियों में इस प्रकार की संरचना दंश कोशिकाओं का उपस्थित रहना नहीं होता है। ये देखिए इसके अंदर द्विकोरकीय प्राणी होते हैं। ये जो है वो द्विकोरकीय, ये द्विकोरकीय प्राणी होते हैं, अर्थात इनके अंदर एक तो होता है एक्टोडर्म स्तर जिसे हम बाह्य जनन स्तर कहते हैं और दूसरा इनके अंदर अंतः जनन स्तर होता है जिसे एंडोडर्म कहते हैं। तो एक तो है एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म, इनके अंदर मेसोडर्म जो है उपस्थित नहीं होती है। तो हम पहले भी बता चुके हैं ऐसे प्राणियों को हम कहते हैं द्विकोरकीय प्राणी, अर्थात जिनमें दो जनन स्तर उपस्थित होते हैं। देखिए इनका जो संगठन है वो ऊतक स्तर का है, ये बात भी हम बता चुके हैं। इनमें पाचन की जो क्रिया होती है यह क्रिया बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, अर्थात कोशिका से बाहर जो भोज्य पदार्थ है उस भोज्य पदार्थ को, जटिल भोज्य पदार्थ को जो है वो सरल भोज्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित जो है वो कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक तरह से आंतरिक रूप से बाह्य रूप से क्या हो रहा है? पाचन का कार्य हो रहा है। साथ में इनकी समिति जो है वो अरीय होती है, किसी भी अक्ष को दो समान भागों में बांटा जा सकता है। इनके अंदर देखिए जठर संवहनीय गुहा पाई जाती है। देखिए ये जो गुहा है ये जठर संवहनीय गुहा, यानी इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें जठर संवहनीय गुहा की उपस्थिति होती है और ये जो गुहा होती है, इस गुहा जो ये गुहा है ये मुख के द्वारा बाहर खुलती है। ये तो है मुख और ये है गोदा, इस तरह की इनकी विशेषता होती है। साथ में यहां एक बहुत विशेष बात है, ये जो प्राणी होते हैं वो दो रूपीय होते हैं, द्विरूपीय प्राणी होते हैं। द्विरूपीय प्राणी। अब द्विरूपीय प्राणी में क्या होता है कि एक तो इनके अंदर अलैंगिक अवस्था होती है, जैसे कहते हैं ना मानव के अंदर मान लीजिए दो अवस्था होती है, बाल्य अवस्था और एक वयस्क अवस्था। बाल्य अवस्था अलैंगिक होती है और वयस्क अवस्था लैंगिक अवस्था होती है। तो इसी तरह से अब बाल्य अवस्था छोटे रूप होता है,
शरीर के अंदर दाढ़ी मूछें नहीं आती है, नॉर्मल छोटा। इसी तरह से यहां अगर देखें तो ये जो प्राणी होते हैं वो दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो होती है पॉलिप अवस्था, पॉलिप अवस्था, एक होती है मेडूसा अवस्था। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये जो पॉलिप अवस्था होती है ये बेलनाकार होती है, बेलनाकार, बेलन जैसी आकृति, ये स्थानबद्ध होती है, स्थान विशेष से ही ये क्या होती है, जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये स्थानबद्ध अवस्था में होती हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रा है, ये हाइड्रा इस तरह की अवस्था वाला होता है, पॉलिप अवस्था वाला होता है। जबकि दूसरी जो अवस्था होती है वो है मेडूसा अवस्था, और ये मेडूसा अवस्था जो होती है ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं छतरी जैसी अवस्था होती है, छत्र रूपी अवस्था, छत्र रूपी होती है। ये स्थानबद्ध यानी एक स्थान विशेष से जुड़ी रहती है। ये मुक्त होते हैं, मुक्त प्लावी या मुक्त जीवी। अब ऐसे देखिए एक जीव का नाम है ऑरिलिया, ये मुक्त रूप से छतरी जैसी अवस्था होती है, पानी में तैरती रहती है इधर उधर। जबकि ये एक जैसे पानी के अंदर जो कोई चट्टान है या कोई लकड़ी है या कोई और चीज ऐसी पड़ी हुई है तो उससे ये चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं। तो यहां ये देखिए दो अवस्था हो गई कि एक तो होती है छत्ररूपी अवस्था जो कि मुक्त प्लावी होती है, ये तो क्या है मेडूसा अवस्था, दूसरी होती है पॉलिप अवस्था। और ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं ये आपस में बदलती रहती हैं, यानी एक के बाद दूसरे से कहते हैं ना बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था के बाद फिर दोबारा। तो ये एक प्रकार से इनका एक के बाद एक आना, पॉलिप अवस्था से मेडूसा अवस्था, मेडूसा अवस्था से पॉलिप अवस्था। तो इनमें एक प्रकार से जो है पीडी एकांतरण पाया जाता है, पीडी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, तो मेडूसा अवस्था जो होती है वो एक प्रकार से लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप अवस्था का निर्माण करती है। तो ये तो है लैंगिक अवस्था, और ये है लैंगिक, और ये है अलैंगिक अवस्था, अलैंगिक। तो इस तरह से देखिए ये दो अवस्थाओं में इनका पाया जाना, ये अपने आप में एक विशेष बात होती है जो पीडी एकांतरण जिसको कहते हैं मेटाजेनेसिस, अर्थात पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप अवस्था होती है। देखिए इनमें कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जैसे प्रवाल होते हैं, प्रवाल, इन पर क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक तरह से जमाव हो जाता है, कवच बन जाता है। तो कुछ सदस्यों में जैसे प्रवाल के रूप में हम जिनको कहें उनके अंदर क्या होता है एक कवच जो है वो पाया जाता है। ठीक है, साथ में देखिए इनके अंदर पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता, पुनरुद्ध भवन की क्षमता उपस्थित। पुनरुद्ध भवन की क्षमता का मतलब होता है इनके शरीर के अंदर अगर मान लीजिए खंड कर दी जाए, जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर पर कट लगा दिए जाए तो जितने स्थानों से कट लगेंगे वहीं पर सिर वाला भाग विकसित हो जाएगा। तो इनके अंदर एक प्रकार से कलिकाएं बहुत जल्दी विकसित हो जाती है। तो इस तरह से एक अगर हाइड्रा है तो उससे बहुत सारी इस तरह की कलिकाएं विकसित हो जाएंगी और वो अलग होकर के एक नए हाइड्रा
या नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जब किसी भी जीव के अंदर शरीर का कोई भी भाग अलग होकर के और एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की जो क्षमता होती है उसको हम कह सकते हैं पुनरुद्ध भवन की क्षमता, जो इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। साथ में देखिए, इनमें विकसित प्राणियों के समान पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है या उत्सर्जन तंत्र, इन सब चीजों की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात इनका अभाव होता है। इनमें इस संघ के जो प्राणी हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन भी होता है, जैसे हाइड्रा में हम बता रहे हैं कलिकाओं के द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है, और दूसरा लैंगिक जनन भी होता है। तो अलैंगिक जनन कब होता है? जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, और लैंगिक जनन जब होता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। तो दोनों ही प्रकार का जनन इस संघ के प्राणियों में देखा जा सकता है। इसमें कई प्रकार के जीव रखे गए हैं, यानी कई उदाहरण हैं। जैसे देखिए, इसमें उदाहरण दें, इस संघ के जो प्राणी उनके उदाहरण दें। संघ के सदस्य जो इसमें रखे गए हैं, एक तो है हाइड्रा, ये बहुत ही फेमस है, जो कि आसानी से आप देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपी के सामने ही दिखाई देता, देने को तो ऊपर मिल जाता है। एक होता है फाइसेलिया, ठीक है। दूसरा उदाहरण है जिसका नाम है फाइसेलिया, फाइसेलिया। देखिए, इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार की होती है, टोपी जैसी आकृति। तो इसको कहा जाता है पुर्तगाली युद्ध मानव, पुर्तगाली युद्ध मानव के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा एक होता है जिसे कहते हैं एडमसिया, एडमिसिया, ये भी इसका उदाहरण है। इसे समुद्री एनीमोन, ये ज्यादा इस नाम से ज्यादा फेमस है, समुद्री एनीमोन, ठीक है। ये भी इस संघ का प्राणी है। इसके अलावा देखिए, इसमें एक होता है गॉर्गोनिया, समुद्री व्यंजन बोलते हैं, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, समुद्री व्यंजन, समुद्री व्यंजन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा और भी उदाहरण है, एक होता है पेनेट्यूला, इसकी जो आकृति होती है वो एक प्रकार से समुद्री पंख जैसी होती है, इसको कहते हैं समुद्री पिच, पिच मतलब पंख, समुद्री पिच होता है। इसके अलावा एक जो है मैंडरीना, मैंडरीना, ये भी एक उदाहरण है। ये निकनेम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये ब्रेन कोरल है, ब्रेन कोरल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सीलंटेटा संघ पढ़ा हमने। एक बार पुनः सुन लीजिए क्या क्या विशेष बातें इसमें। देखिए, इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनका शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का होता है। इनकी समिति जो होती है वो अरीय होती है। ये जलीय आवास में पाए जाते हैं, अर्थात ज्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं ये पाए जाते हैं स्वच्छ जल में। इनके शरीर पर, देह भित्ति पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको नीमेटोब्लास्ट या नाइडेरिया ब्लास्ट कहते हैं। इसीलिए इस संघ के को हम नाइडेरिया भी कह सकते हैं। इन प्राणियों में द्विरूपता पाई जाती है, एक होती है पॉलिप अवस्था और एक होती है मेडुसा अवस्था। पॉलिप अवस्था और मेडुसा अवस्था का पाया जाना और एक क्रम चलता, इसे कहते हैं पीडी एकांतरम। तो इस तरह से ये सारी जो विशेषताएं हैं ये इस सीलंटेटा संघ की विशेषता है।
और इसके जो सदस्य हैं इनमें देखिएगा हाइड्रा है, फाइसेलिया है जिसे हम कहते हैं पुर्तगाली युद्ध मानव, एक होता है एडविसिया जिसे समुद्री एनीमोन कहते हैं, एक होता है गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजन के नाम से जाना जाता है, एक होता है पेंट्यूला समुद्री पिच कहते हैं, एक होता है मेड्रीना इसे ब्रेन कोरल कहते हैं। तो ये सभी जो है समुद्री जल और मुख्य रूप से समुद्री जल में ही पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो स्वच्छ जल में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा संघ जिसका नाम है सीलंटेटा, या फिर दूसरा नाम क्या बताया हमने, नाइडेरिया। और नाइडेरिया क्यों है इसका, वो आपको पता है कि इसमें नीमेटोब्लास्ट यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये पूछा जाता है दंश कोशिकाएं क्या काम करती हैं, तो ये प्राणी की सुरक्षा भी करती हैं और उसे शिकार करने में भी मदद करती हैं। इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं वो स्पर्शकों पर पाई जाती हैं, क्योंकि स्पर्शक जो होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं और उन्हीं की मदद से ये भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने ये पूरा किया है, कल हम करेंगे तीसरा जिसका नाम है टीनोफोरा। ओके।